सो जैसे कि हमने अभी कूलम्स लॉ को देखा ध्यान से, और क्या होता है कूलम्स लॉ, बेसिकली वो क्या आइडिया देता है, जब भी दो चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे, कूलम्स लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दो चार्जेस रेस्ट पे, तो जब भी दो चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे और उनकी फील्ड, दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इसीलिए वो या पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकते हैं। तो जब भी दोनों चार्जेस हो गए और दोनों चार्ज का फील्ड जब इतने इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पे फील्ड ओवरलैप करेगी, एक फील्ड दूसरे फील्ड पे ओवरलैप करेगी, मतलब एक ही जगह पे दोनों फील्ड होगी, तो फील्ड इंटरेक्ट करेगी, और उस इंटरेक्शन की वजह से ना दोनों चार्ज या तो लाइक चार्जेस हो गए तो रिपेल हो गए और अनलाइक चार्जेस हो गए तो अट्रैक्ट हो गए। सो ये फिनोमिना तो होगा, और इस फिनोमिना को ही लेकर कूलम ने लॉ बताया कि कितना फोर्स एक्चुअली होगा, मतलब कितना फोर्स वो एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वो हम लोगों ने देखा कि वो तो स्केलर फॉर्म देखा कि कितना फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, अभी हम लोगों को यही चीज़ डायरेक्शन के साथ देखनी है, तो हम इसीलिए कूलम का वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे। सो अभी देखो सिंपल सी बात है, कूलम लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two charges at rest is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। एक और लाइन है इसमें कि द फोर्स, जो फोर्स एक्ट करेगी, द फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है, फोर्स बस इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फोर्स अब इस पे जो फोर्स होगा वो यहाँ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इस पे जो फोर्स होगा वो यहाँ जाएगा, मतलब ये लाइन क्या है, लाइन जो मतलब इसी लाइन पे होगा फोर्स, ऐसा नहीं यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे जा रहा है या यहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं। अब मान लो एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे, तो इन दोनों के, इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इसी लाइन पे होगा, और इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इसी लाइन पे होगा, कहीं और नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कितना फोर्स एक्ट होगा। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहले तो R12 होगा या R21 होगा, ठीक है। R12 भी बोल सकते हैं, R21 भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस पे जो फोर्स एक्ट होगा इस चार्ज पे, चार्ज Q1 दोनों पॉजिटिव है, तो Q कहाँ जाएगा, रिपेल करेंगे, तो Q1 कहाँ जाएगा, दोनों ही, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने वाला है, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ नेचर। सो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा Q1 पे, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और Q2 पे टुवर्ड्स द राइट। सो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, F, ठीक है। F किस पे एक्ट कर रहा है, चार्ज 1 पे, किसके वजह से, 2 के वजह से। सो F12 क्योंकि वेक्टर है इसीलिए बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इधर यहाँ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स है, किस पे एक्ट कर रहा है, चार्ज 2 पे, किसकी वजह से, 1 पे। सो F21 हो गया, समझ में आया, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। तो अभी स्केलर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको मेरे को इसी फॉर्मूले से इसका इक्वेशन लाना, मतलब देखो मैग्नीट्यूड तो F12 का यही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज F12 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, बट डायरेक्शन कौन सा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कौन सा होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, चार्ज 1 पे, किसके वजह से, 2 की वजह से, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, इधर, तो मतलब ये कैसा है, कौन से वेक्टर से कौन से वेक्टर पे, 2 से 1 पे, किधर से, 2 से 1 पे। तो जब भी मुझे एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बिना उस मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँगा। क्या करूँगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये तो पूरा स्केलर क्वांटिटी है, ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई, अच्छा किसी भी वेक्टर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि फिर ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट वेक्टर से। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा है
कि यूनिट वेक्टर मुझे डायरेक्शन भी दे देगा और मैग्नीट्यूड को भी कुछ होगा नहीं, तो मुझे डायरेक्शन कौन से वेक्टर का चाहिए पहली बार, फिर उस वेक्टर से यूनिट वेक्टर पे चले जाएगी। तो मुझे कौन सा वेक्टर का चाहिए, R21, मतलब 2 से 1 पे जा रहा है, तो मुझे R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैप के साथ होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर समझ लो R21 कैप है, यूनिट वेक्टर चाहिए R21 कैप मुझे चाहिए, तो कैसे मिलेगा, R21 बार से और उसको R21 के मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉड साइन लगाएंगे, मतलब R21 का मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन मेरा जो F12 बार है, ठीक है। ये मैंने जैसे यूनिट वेक्टर लगाया ना यहाँ पे, वैसे ये किस में कन्वर्ट हो गया, F12 बार में, ठीक है। F12 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो ये R12 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 बार अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। अच्छा R21 का मैग्नीट्यूड होगा क्या, यही लेंथ ना, R21 यहाँ से यहाँ जाएगा तो लेंथ तो यही मिलने वाली मुझे। सो ये R12 है, ये R21 है, दोनों ही R1 मतलब दोनों इक्वल है, तो इसको मैं R12 का क्यूब लिख सकता हूँ और ये R21 का बार हो गया, ठीक है। So force that will act on charge 1 because of charge 2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 cube into R21 बार। ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के साथ सिर्फ स्क्वायर आएगा नीचे, और जब वेक्टर होगा तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ध्यान से देखना। सिमिलरली हमारा जो F21 होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। जैसे ही मुझे इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा वो यूनिट वेक्टर का। सो वो देखो 21 कहाँ जा रहा है, इधर, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 से 2 के डायरेक्शन में जा रहा है। सो मुझे 1 2 का यूनिट वेक्टर लगेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 का बार अपॉन R12 का मॉड। अच्छा ये दोनों डिस्टेंस में इक्वल है, तो इसका मैं एक का किसी का भी क्यूब लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R12 बार। देयरफॉर F21 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R12 बार। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया। ये है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म में। सो अभी हम देख सकते हैं F12 और F21 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी F12 जो ये है और F21 जो ये है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ये क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एग्जैक्टली ऑपोजिट होने की वजह से सी F12 बार जो रहेगा विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ F21 बार। अगर मेरे को इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में इक्वेट करना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वो एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस की साइन से। तो माइनस की साइन ये सेट कर देती है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वालिटी इनकी क्या है, दैट F12 बार इज इक्वल टू नेगेटिव F21 बार। और हमेशा देखो ये ऐसा ही होता है, AB बार जो होता है इज माइनस BA बार ऑलवेज, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आया हो। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस क्वेश्चन, ठीक है। अ चार्ज प्लस क्यू, मतलब एक चार्ज है, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड -0.2 न्यूटन, मतलब एक फोर्स
एक्सर्ट कर रहा है ये चार्ज किस पर, ऑन अनदर चार्ज -2q, ठीक है। सो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इससे ये पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव रहेगी। इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ q, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ q जो इन दोनों में है। सो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, पहले तो चार्ज q1 जो है वो प्लस q है, जो चार्ज q2 है वो -2q है, इनके बीच में जो फोर्स है वो -0.2 न्यूटन है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ये चार चीज़ें हमें दी हुई है, क्योंकि हमको सारी डिटेल्स को ऐसा यूनिट में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये तो गिवन हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्यू, हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होगा, F is 1/4 epsilon0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो F क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 मतलब Q इंटू -2q अपॉन 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये क्या -0.2, ये क्या -0.2 है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -2q² अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये -2 ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁹ ये -2 है। अच्छा -2q² कैसे होगा, q² और ये -2, इसीलिए -2q², ठीक है। ये 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये -2 और ये -2 देखो दोनों इक्वल के ऑपोजिट साइड पर थे, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। q² को एक साइड पर रख के बाकी सारी डिटेल्स को एक जगह ले जाते हैं। q² को एक साइड पर रखना है, मतलब इसको यहाँ रखें तो ये यहाँ चला जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 10⁻⁴ यहाँ जाएगा, और ये 10⁻⁻1 ऑलरेडी वहाँ पे है, नीचे 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 इंटू 25 और ये 9, ये हमारा डेटा है। और 10 के पावर में क्या क्या है, -4 है, -1 है, और ये 9 ऊपर आएगा तो -9, तो इतना कुछ ये क्या है, q² है। सो अगर अभी हम लोग यहाँ देखेंगे q² की वैल्यू क्या बनेगी, 25 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻14। अब क्योंकि मैं q फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं रूट लूँगा, 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 9, एक 25 बाहर आएगा, 3 होगा, और यहाँ पे 10⁻⁷ आएगा। सो मैंने जैसे बोला है, या हम हमेशा पावर को किस में रखेंगे, 3, 6, 9, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो इसको 6 में इजीली कर सकता हूँ मैं। अगर एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये 10⁻⁶ हो जाता है, क्योंकि चार्ज फाइंड कर रहे हैं, इसका यूनिट है कूलम। सो ये आएगा कुछ 3 से जब 2.5 को डिवाइड करोगे 0.833 आएगा, और 10⁻⁶ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो, क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो, ठीक है। और ये कूलम, तो ये मेरे चार्ज के लिए, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0.833 माइक्रो कूलम, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल में हम लोगों ने बेसिकली सिंपल था, हम लोगों को दो चार्ज के बारे में आइडिया था, दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। ये जो वैल्यू है इसकी क्या है, 0.833 माइक्रो कूलम, तो ये कितना होता है, -2 टाइम्स ये, मतलब इसको 2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो कुछ 1.6 के अराउंड वैल्यू आएगा इसका, तो -1.6 है, ठीक है। फोर्स नेगेटिव इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है तो एक चार्ज नेगेटिव है।
और क्योंकि मीडियम के बारे में आइडिया नहीं, इसीलिए ये कंसिडर द मीडियम टू बी वैक्यूम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा जो सोल्यूशन है ये समझा होगा। इसको खुद से ट्राई कीजिए, एक दो बार खुद से लिखिए और ऐसे टाइप के सम्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड। इसमें हम लोग बेसिकली अगेन क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके बाद सोल्यूशन पे जंप करेंगे। ठीक है, so two identical metallic spheres carrying charge +9 into 10⁻⁹ coulomb and -3 into 10⁻⁹ coulomb are brought in contact। मतलब there are two metallic spheres। ठीक है, दो metallic sphere है, उनके पास अपना अपना चार्ज है, that is 9 into 10⁻⁹ coulomb एंड -3 into 10⁻⁹ coulomb। इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा। कांटेक्ट मतलब जैसे कांटेक्ट में लाएंगे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और चार्ज, एक दोनों ही बॉडी चार्ज है। सी जब एक बॉडी चार्ज होती है और दूसरा बॉडी अनचार्ज होती है तो कनेक्शन में लाने की वजह से क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी थी उसमें वो चार्ज होने के चांसेस थे अगर मेटेलिक बॉडी है। लेकिन अब तो दोनों ही बॉडी चार्ज है तो क्या होगा, इसमें चार्ज का फ्लो होगा इसमें। ठीक है, चार्ज फ्लो होगा। देन दे आर, और जैसे ही कॉन्टेक्ट में लाया उसके थोड़े टाइम बाद उनको सेपरेट कर दिया गया। कितने डिस्टेंस रखा उनके बीच में, 3 मीटर का। एंड केप्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। एक मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ What is the electrostatic force between them? ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1। केस 1 है क्या हमारा, when two charge metallic spheres are brought in contact such that spheres are equal in area and shape, then charges will flow from one sphere to another until both the spheres are equally चार्ज। अब इसको समझने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बॉटल्स का यूज़ किया था। दो बॉटल है, मान लो दोनों 10 लीटर्स का कैपेसिटी है। एक बॉटल है ना 8 लीटर्स तक फिल्ड है और दूसरा खाली है। तो जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, 8 लीटर में से जो 4 है वो इसमें चले जाएंगे और अब फ्लो खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 दोनों में हो चुका है। तो अब कहीं पर कम ज़्यादा नहीं है। सो कोई भी हाई लेवल से लो लेवल तक का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं स्फीयर बनाता हूँ। ये इसमें कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ का है और इसको कांटेक्ट में लाया -3 इंटू 10⁻⁹। जैसे ही कांटेक्ट से हटा दिया, कांटेक्ट में रखा तो दोनों में कितना चार्ज जाएगा, अच्छा दोनों में ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और फ्लो ऐसा होगा कि इक्वल हो जाएगा। तो 9 - 3 कितना हो गया, 6। और 6 जब दोनों स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3 और 3 जाएगा, डेफिनेटली 10 टू द पावर -9। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 मीटर का है। और ये एप्सिलॉन आर कितना है इधर 5, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, एप्सिलॉन आर या के भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2 में गिवन क्या क्या है। अब केस 2 मतलब यहाँ पे तो दोनों मेटेलिक बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, जब सेपरेट किया तो कितने, तो दोनों के पास चार्ज कितना है, Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम और Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फिर R कितना है 3 मीटर्स अगेन, और एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू कितनी है 5। सिंस इट इज अ कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है।
ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा दोनों चार्ज पॉजिटिव रहेंगे ना, तो ये फोर्स कैसी रहेगी, रिपल्सिव फोर्स रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सोल्यूशन F इज इक्वल टू 1/4। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, क्योंकि मीडियम है। अच्छा एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी है ये। सो कोई भी मीडियम का परमिटिविटी इज ऑलवेज रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये 1/4 पे एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये नीचे क्या आएगा, मीडियम का कांस्टेंट 5, और ये 3 इंटू 10⁻⁹, दोनों 3 इंटू 10⁻⁹ है, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये r का स्क्वायर जो आएगा वो 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ आता है अपॉन 5 इंटू ये 9 हो गया इंटू 10⁻⁻18 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 9/5 है, ये 9/5 है। अच्छा 10⁻⁹ और 10⁻18 ये क्या बनेगा, 10⁻9 माइनस 18। ठीक है, तो ये 9/5 इंटू 10⁻⁹। अच्छा इसका कैलकुलेशन 1/8 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये एक फोर्स है, इस किसमें कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन में। देयरफॉर F इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन है समझ में आया कि कैसे हम लोग ने दो केसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके इसका सोल्यूशन फाइंड किया। आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये इजी पड़ेगा आगे से। 1-2 बार अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, ऐसे ही टाइप के सम जब 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हो गए उनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, उसके बाद उनको सेपरेट करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, एक एक लेवल ऐड होते जाएंगे क्वेश्चन में। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आ गया।